सोचिए, साल 1999 है, क्रिसमस का टाइम है और पूरा देश एक ऐसी खबर देख रहा है जिसने सबकी सांसें रोकती हैं। ये कहानी है फ्लाइट IC 814 के हाईजैक की। एक ऐसी कहानी जिसने 8 दिनों तक पूरे देश को बंधक बनाए रखा। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। और इसकी शुरुआत ना एक बहुत ही मुश्किल सवाल से होती है। सवाल ये कि 189 लोगों की जान की क्या कीमत हो सकती है? क्या कोई भी कीमत सही कीमत है? यही वो सवाल था जिसके साथ उस वक्त की सरकार जूझ रही थी। ये जो तस्वीर है ये उसी फ्लाइट की है, काठमांडू से दिल्ली के लिए एक रूटीन उड़ान। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पैसेंजर्स अपनी सीट पर थे, मंजिल बस कुछ ही घंटे की दूरी पर थी। पर किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी फ्लाइट में बैठे 5 लोग इस हवाई जहाज को एक उड़ती हुई जेल बनाने वाले थे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे 30,000 फीट की ऊंचाई पर यह पूरा आतंक शुरू हुआ। तो तारीख थी 24 दिसंबर 1999। 5 आतंकवादी जो हरकतुल मुजाहिदीन से जुड़े थे, उन्होंने 190 लोगों से भरे इस प्लेन को हाईजैक कर लिया। और बस यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे लंबी और सबसे तनाव भरी हाईजैकिंग में से एक। ये सब कुछ ना बहुत तेजी से हुआ। जैसे ही फ्लाइट ने इंडियन एयरस्पेस में एंट्री की, एक नकाबपोश आदमी रिवॉल्वर और ग्रेनेड के साथ खड़ा हो गया। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हाईजैकर्स ने कॉकपिट पर कब्जा कर लिया। पायलट को एक ही ऑर्डर मिला, दिल्ली नहीं, जहाज को पश्चिम की तरफ ले चलो। और यहां से शुरू हुआ उस विमान का एक ऐसा सफर जो किसी मंजिल की तरफ नहीं, बल्कि एक शहर से दूसरे शहर तक बस भटकता रहा। हर एक स्टॉप के साथ खौफ और बढ़ता गया। विमान को सबसे पहले अमृतसर में लैंड कराया गया, फिर वहां से वो लाहौर, पाकिस्तान पहुंचा। अगले दिन 25 दिसंबर को वो दुबई में था और आखिर में उसका फाइनल स्टॉप बना अफगानिस्तान का कंधार। हर एक पड़ाव के साथ उम्मीदें बनती थी और फिर टूट जाती थी। और इस खौफ और अनिश्चितता के माहौल में जो सबसे बड़ा डर था वो सच हो गया। 25 साल के एक नौजवान थे, रूपिन कात्याल। वो अपने हनीमून से लौट रहे थे और हाईजैकर्स ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। उनकी बॉडी को दुबई में विमान से बाहर फेंक दिया गया। ये हाईजैकर्स का एक साफ साफ मैसेज था कि हमारी बातें मान लो वरना अंजाम इससे भी बुरा होगा। विमान के अंदर हालात कितने बिगड़ चुके थे, इसका अंदाजा कैप्टन देवी शरण के सिर्फ एक रेडियो कॉल से लगाया जा सकता है। अमृतसर से उड़ते वक्त उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बस इतना कहा था, हम सब मर रहे हैं। अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या इस सबको रोका जा सकता था? देखिए, अमृतसर में विमान को जमीन पर ही रोकने का एक मौका था, लेकिन वो हाथ से निकल गया। फिर पाकिस्तान ने मदद करने के बजाय प्लेन में फ्यूल भरा और उसे जाने दिया। और तो और दुबई में भारतीय कमांडो एक्शन के लिए तैयार थे, लेकिन यूएई ने परमिशन ही नहीं दी। मतलब एक के बाद एक सारे मौके हाथ से जाते रहे। अब कहानी पहुंचती है अपने आखिरी और सबसे मुश्किल पड़ाव पर, कंधार। ये तस्वीर उसी वक्त की है। देखिए, विमान कंधार के रनवे पर खड़ा है और उसके चारों तरफ तालिबान के लड़ाके हैं। उस समय कंधार पर तालिबान का राज था, एक ऐसा शासन जिसे भारत सरकार मान्यता तक नहीं देती थी। अब जरा सोचिए, भारत को उन लोगों से डील करना था जिनसे उसका कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन ही नहीं था। ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। इंडियन नेगोशिएटर्स कंधार तो पहुंचे तो सही, लेकिन वो एक तरह से अनजान और दुश्मन इलाके में थे। तो बातचीत का दौर शुरू हुआ। हाईजैकर्स की डिमांड्स बहुत बड़ी थीं, 36 आतंकवादियों की रिहाई और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर। लेकिन कई दिनों की मुश्किल नेगोशिएशन के बाद वो सिर्फ 3 कैदियों की रिहाई पर राजी हुए। पैसे की मांग भी उन्होंने छोड़ दी। उस वक्त तो एक छोटी जीत लग रही थी, लेकिन असली सवाल तो ये था कि ये 3 कैदी थे कौन। और अब भारत सरकार के सामने एक ऐसा फैसला लेने का वक्त था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। एक तरफ 189 बेगुनाह लोगों की जिंदगियां थीं और दूसरी तरफ 3 खूंखार आतंकवादी। ये एक नामुमकिन चुनाव था। तो ये थे वो 3 नाम: मसूद अजहर, हरकतुल अंसार का सरगना, अहमद उमर सैद शेख जो वेस्टर्न टूरिस्ट के अपहरण के लिए गिरफ्तार हुआ था, और मुश्ताक अहमद जरगर जिस पर कम से कम 3 दर्जन कत्ल का इल्जाम था। मतलब ये कोई छोटे मोटे क्रिमिनल्स नहीं थे। इन्हें छोड़ने का मतलब था आतंकवाद को एक नई सांस देना। देश के अंदर बंधकों के परिवारों का दबाव बढ़ता जा रहा था। 8 दिन हो चुके थे। प्लेन के अंदर के हालात भी बिगड़ रहे थे। आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को सरकार ने फैसला ले लिया। उन तीनों आतंकवादियों को कंधार ले जाकर बंधकों के बदले रिहा कर दिया गया। उस पल तो ऐसा लगा कि चलो संकट खत्म हुआ। लेकिन क्या सच में संकट खत्म हुआ था?
या असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी? और यही वजह है कि ये घटना आज भी इतनी ज्यादा मायने रखती है। जिन 3 आतंकवादियों को रिहा किया गया था, उन्होंने बाहर आकर आतंक का एक ऐसा तांडव शुरू किया जिसकी दुनिया ने कल्पना भी नहीं की थी। 2001 में भारत की संसद पर हमला, 2002 में पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या, 2016 का पठानकोट एयरबेस अटैक और 2019 का पुलवामा हमला। इन सभी खौफनाक घटनाओं के तार कहीं ना कहीं उन्हीं 3 लोगों से जाकर मसूद अजहर ने रिहा होते ही जैश ए मोहम्मद नाम का टेरर ग्रुप बनाया, जो आज भी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। यही नहीं, उमर शेख का नाम तो आगे चलकर 9/11 हमलों की प्लानिंग तक में सामने आया। मतलब ये साफ था, कंधार में लिए गए उस एक फैसले ने पूरी दुनिया को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। उस वक्त के जो चीफ नेगोशिएटर थे अजीत डोभाल, उन्होंने बाद में इस पूरी घटना को एक डिप्लोमेटिक फेलियर कहा। उनका मानना था कि भारत सरकार के पास जो लेवरेज था, जो ताकत थी, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाया, वरना शायद इससे बेहतर नतीजा निकाला जा सकता था। तो आखिर में सवाल आज भी वही का वही खड़ा है। इन भयानक परिणामों को देखते हुए क्या वो अदला बदली एक जरूरी बुराई थी? एक ऐसा मुश्किल फैसला जो किसी भी सरकार को लेना पड़ता? या ये एक ऐसी ऐतिहासिक गलती थी जिसकी कीमत भारत और पूरी दुनिया आज तक चुका रही है? शायद इसका कोई एक सही जवाब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये घटना हमेशा एक दर्दनाक सबक बन